नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं इलॉन मस्क के स्टारलिंक की। ये सैटेलाइट इंटरनेट सिस्टम है और भारत में लॉन्च की तैयारी लगभग पूरी है। मंजूरी मिल चुकी है, बस कुछ फॉर्मेलिटीज बाकी हैं। हाँ, काफी चर्चा में है ये। बिल्कुल। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या भारतीय से इस्तेमाल करेंगे? मतलब जो कीमतें सुनने में आ रही हैं। हाँ, वो तो है। सेटअप के लिए ही करीब 33,000 रुपए और फिर महीने का खर्चा कम से कम 3,000 रुपए। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये स्टारलिंक आखिर है क्या, ये अभी के जो इंटरनेट ऑप्शंस हैं उनसे कितना अलग है, कितना महंगा है, और भारत में इसका असली मार्केट कौन हो सकता है। और क्या मुश्किलें आ सकती हैं इसे। और हम वो बोलीविया वाली बात भी करेंगे, उन्होंने क्यों मना कर दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले ये स्टारलिंक मतलब ये काम कैसे करता है, मोटा मोटा समझाएं तो। देखिए, ये स्पेसएक्स जो एलन मस्क की कंपनी है, उनका एक प्रोजेक्ट है। इसमें हजारों छोटे छोटे सैटेलाइट्स हैं जो पृथ्वी के काफी पास, मतलब लो अर्थ ऑर्बिट में घूम रहे हैं। अच्छा। और लगातार छोड़े भी जा रहे हैं। और फिर घर पे क्या लगता है? घर पे एक छोटा सा एंटीना लगता है, डिश जैसा समझ लीजिए। ठीक है। वो एंटीना सीधे ऊपर सैटेलाइट से सिग्नल लेता है और उससे इंटरनेट चलता है। मतलब जमीन पर कोई तार वगैरह बिछाने का झंझट नहीं। अच्छा, मतलब फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे फाइबर केबल, उसकी जरूरत नहीं। बिल्कुल नहीं। और इसीलिए ये उन जगहों के लिए बहुत अच्छा है जहां तार बिछाना मुश्किल है। जैसे पहाड़ी इलाके। हाँ, पहाड़ी इलाके या बहुत दूर दराज के गांव, रेगिस्तान, जहां फाइबर ले जाना या तो बहुत महंगा है या मुमकिन ही नहीं। शायद इसीलिए भारत के दूरसंचार विभाग ने इसे लाइसेंस दे दिया है, कनेक्टिविटी गैप भरने के लिए। हाँ बिल्कुल। लेकिन ये आसमान से इंटरनेट वाली बात सुनने में जितनी अच्छी लगती है उतनी सस्ती तो नहीं लग रही। आपने कहा किट 33,000 रुपए की और किराया 3,000 रुपए महीना। हाँ, और ये शुरुआती कीमत है। स्पीड के हिसाब से शायद और बढ़े। तो अगर हम इसकी तुलना करें, जैसे जियो फाइबर है, एयरटेल है, बीएसएनएल भी है, उनसे ये कितना महंगा है? अरे बहुत ज्यादा। आप देखिए इनका सेटअप कॉस्ट कितना होता है। ज्यादा से ज्यादा 500 से मान लीजिए 9,000 तक। हाँ, कभी कभी तो वो भी फ्री या डिपॉजिट पर मिल जाता है। सही कहा। और महीने का प्लान 100-200 MBPS स्पीड के लिए भी काफी कम पैसों में मिल जाता है। हाँ, 500,000 रुपए में अच्छी प्लान है। तो स्टारलिंक का हार्डवेयर ही करीब 15 गुना महंगा हुआ और महीने का खर्चा भी 2 से 5 गुना ज्यादा। बाप रे, इतना अंतर। हाँ, ये सिर्फ स्केल की बात नहीं है, स्पेस टेक्नोलॉजी की अपनी कॉस्ट है। और भारत में जमीनी ब्रॉडबैंड में जो कंपटीशन है उसने कीमतें बहुत नीचे ला दी हैं। तो फिर सवाल वही, भारत में इसे इस्तेमाल करेगा कौन? 3,000 रुपए महीना तो मतलब आम इंटरनेट यूजर के बजट से बहुत बाहर है। यहाँ तो लोग 1,000 रुपए से कम में काम चलाना चाहते हैं। बिल्कुल, ये आम शहरी ग्राहक के लिए तो है ही नहीं। इसका टारगेट मार्केट बहुत स्पेसिफिक होगा। जैसे मैंने कहा, दुर्गम इलाके, पहाड़, रेगिस्तान, दूर के गांव, फिर बॉर्डर पर जो हमारी चौकियां हैं, लद्दाख, सिक्किम। हाँ, वहाँ कनेक्टिविटी एक मुद्दा है। बिल्कुल। फिर आपदा वाले क्षेत्र जहां फॉरेन कनेक्शन चाहिए होता है, दूर दराज में काम करने वाले NGOs, रिसर्च करने वाले लोग। और शायद वो जो बिल्कुल अलग थलग जगहों पर लग्जरी रिजॉर्ट्स बने होते हैं। हाँ, वो भी हो सकते हैं। और कुछ कंपनियां इसे शायद इमरजेंसी बैकअप के तौर पर देखें, अगर उनका मेन कनेक्शन फेल हो जाए तो मतलब ये एक नीश सर्विस रहेगी, प्रीमियम, जब तक कि सरकार कोई सब्सिडी वगैरह ना दे दे। हाँ बिल्कुल। अफोर्डेबिलिटी यानी कीमत, वो सबसे बड़ी चुनौती है, खासकर भारत जैसे देश में जहां दुनिया का सबसे सस्ता मोबाइल डेटा मिलता है 10 रुपए प्रति GB के आसपास। सही बात है। और क्या चुनौतियां हो सकती हैं? कीमत के अलावा रेगुलेटरी लेवल पर भी अभी कुछ चीजें शायद फाइनल होनी बाकी हैं, जैसे स्पेक्ट्रम कैसे मिलेगा, इसरो और इनस्पेस जैसी हमारी एजेंसियों के साथ कोऑर्डिनेशन कैसे होगा। और एक और प्रैक्टिकल दिक्कत हो सकती है दूर दराज के इलाकों में ये डिवाइस पहुंचाना। फिर अगर कोई गड़बड़ी हो जाए तो सर्विस देना, ये लॉजिस्टिक्स भी आसान नहीं होगा। अच्छा, अगर दुनिया भर में देखें तो स्टारलिंक कैसा कर रहा है? आंकड़े तो ठीक ठाक है। अनुमान है कि 2025 तक करीब 2.6 मिलियन यूजर्स हो जाएंगे। स्पीड 50 से 250 MBPS तक मिलती है और लेटेंसी यानी सिग्नल आने जाने का टाइम वो 20-40 मिलीसेकंड है, जो काफी अच्छा है। हाँ, ये लेटेंसी तो पुराने सैटेलाइट इंटरनेट से बहुत बेहतर है। वो तो वीडियो कॉल वगैरह में लैग करता था। हाँ, क्योंकि स्टारलिंक के सैटेलाइट पृथ्वी के बहुत पास है, लो अर्थ ऑर्बिट में, इसलिए सिग्नल जल्दी पहुंचता है। अभी करीब 6,000 सैटेलाइट काम कर रहे हैं और लक्ष्य 12,000 का है। लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा था, हर देश इसे आसानी से अपना नहीं रहा।
बोलीविया ने क्यों मना कर दिया था, क्या वजह थी? वहां मामला सिर्फ कीमत का नहीं था। उनकी मुख्य चिंताएं अपनी सॉवरेनिटी मतलब संप्रभुता को लेकर थीं। अच्छा, किस तरह की चिंताएं? उन्हें डर था कि एक बाहरी कंपनी के जरिए इंटरनेट आने से डिजिटल कंटेंट पर उनका कंट्रोल कम हो जाएगा, सेंसरशिप करना मुश्किल होगा। ये भी डर था कि कंपनी शायद लोकल टैक्स नियमों को ना माने, और उन्होंने चीन की मदद से अपना खुद का सैटेलाइट सिस्टम भी लॉन्च किया है, तो उसे प्राथमिकता देना चाहते थे। मतलब वो अपनी तकनीकी और डिजिटल गवर्नेंस पर कंट्रोल रखना चाहते थे। ये तो बड़ा दिलचस्प पहलू है। मतलब टेक्नोलॉजी के साथ साथ राष्ट्रीय हित और कंट्रोल का सवाल भी जुड़ा है। हाँ बिल्कुल। वैसे सुनने में आया है कि मनाही के बाद भी बोलीविया में स्टारलिंक का अवैध इस्तेमाल हो रहा है, ब्लैक मार्केट में डिमांड है। हाँ, ऐसा होता है अक्सर। स्टारलिंक का कहना है कि अगर उन्हें पता चलता है तो वो 60 दिन में ऐसा कनेक्शन बंद कर देते हैं। तो कुल मिलाकर सार ये है कि स्टारलिंक भारत आ तो रहा है, लेकिन इसकी ऊंची कीमत और यहाँ पहले से मौजूद सस्ते ऑप्शंस को देखते हुए ये फिलहाल सबके लिए नहीं होगा। हाँ, ये मुख्य रूप से उन जगहों और यूजर्स के लिए है जहाँ कनेक्टिविटी की बहुत ज्यादा कमी है या फिर कोई खास जरूरत है। और बोलीविया का मामला हमें ये याद दिलाता है कि ऐसी ग्लोबल टेक्नोलॉजी को अपनाने का फैसला सिर्फ कीमत या स्पीड का नहीं होता। सही कहा। डिजिटल सॉवरेनिटी, डेटा पर कंट्रोल, राष्ट्रीय नीतियां, ये सब पहलू भी बहुत महत्वपूर्ण है। हर देश अपने हिसाब से सोचता है। बिल्कुल। आखिर में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। कीमत और पहुंच की बात तो है ही, लेकिन ये सोचिए कि सैटेलाइट इंटरनेट जो जमीन के तारों के जाल को बाईपास करता है, वो भविष्य में जानकारी तक हमारी पहुंच और उस पर नियंत्रण को कैसे बदल सकता है। सिर्फ दूर के इलाकों में नहीं, शायद शहरों में भी। इस पर जरूर सोचेगा।